जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सुन रहे हैं मॉम डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी भाग 21। जज साहब ने पेपर्स देखे और फिर आपती को देखा जो कि अभी भी अपनी अजीब सी हरकतें कर रही थी। जज साहब ने गहरी सांस ली और आलेख के वकील की तरफ देखा। ये रिपोर्ट साफ साबित करती है कि आपती नॉर्मल नहीं है और डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या सिम्पटम होते हैं मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाकी बेहतर होगा कि अगली हियरिंग में आप भी तैयारी करके आए और हाँ, डाउन सिंड्रोम भी समझ के आए। ठीक है सर, मैं मानता हूँ कि आपती नॉर्मल नहीं है, पर इससे आलेख का कोई लेना देना नहीं है। ये बात कहीं से साबित नहीं होती है कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं से भी आलेख इन्वॉल्व है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आलेख को जमानत दी जाए। बाकी अगली हियरिंग में सारा मामला क्लियर हो ही जाएगा। डिफेंस लॉयर बोला, नहीं जज साहब, जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये बाहर नहीं आने चाहिए। इतने जघन्य अपराध के बाद इन्हें खुला छोड़ना सही नहीं है, अभिराम ने कहा। लेकिन वकील साहब, अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि इस बच्चे के पिता आलेख है या आलेख का कहीं से आपती से कोई रिश्ता है। आलेख का वकील बोला, जज साहब, मैं इसी बात पर आ रहा था। मैं अदालत से विनती करता हूं कि आलेख और उसके दोनों साथियों के डीएनए सैंपल आपती के होने वाले बेबी के डीएनए सैंपल से मैच कराए जाए। अगर मैच होता है तो साबित हो जाएगा कि इन तीनों ने आपती का बलात्कार किया था। क्योंकि जज साहब, आपती जैसे केस में कंसेंट भी मैटर नहीं करता और आपती कंसेंट देने योग्य भी नहीं है। भले उसकी उम्र नॉर्मल फिजिकल कंसेंट देने की हो चुकी है, पर वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और ऐसे बच्चों के मामले में उनकी सहमति भी मायने नहीं रखती। इसलिए जज साहब, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती और यह साबित नहीं हो जाता कि आपती की प्रेगनेंसी का जिम्मेदार कौन है और आपती के साथ जबरदस्ती किसने की है, तब तक आलेख और उसके साथियों को जमानत नहीं दी जाए। अभिराम ने अपना पक्ष रखा, पर जज साहब, अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि आलेख गुनहगार है और इस तरीके से उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। बाकी केस की सुनवाई होती रहेगी और जैसा सामने आएगा उसके हिसाब से आप फैसला भी सुनाएंगे। पर जब तक गुनाह साबित नहीं हुआ है तब तक आलेख को यूं जेल में रखना कहीं से भी ठीक नहीं है। आलेख के वकील ने दलील दी, हाँ, ये सही है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इस मामले में आलेख गुनहगार है, पर यह भी तो साबित नहीं हुआ है कि आलेख बेगुनाह है और जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती आलेख को जमानत नहीं मिल सकती। अगली हियरिंग में अच्छे से तैयारी करके आएगा और बेहतर होगा कि चीजें क्लियर कर हो जाए, क्योंकि एक मासूम लड़की जो कि फिजिकल और मेंटल वैसे ही नॉर्मल नहीं है, उसके साथ गलत करने वाले इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, फिर वह आलेख है या कोई और, यह फर्क नहीं पड़ता मुझे, जज साहब ने कहा और उठ खड़े हुए। बेल न मिलने के कारण आलेख का चेहरा लाल हो गया तो वहीं अरविंद के चेहरे पर भी तनाव आ गया। उन्होंने घूर के अपने वकील को देखा और फिर बाहर निकल गए। आदर्शनी ने भरी आंखों से अभिराम को देखा तो अभिराम ने पलकें झपका दी और उसी के साथ आदर्शनी आपती का हाथ थामकर कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। आलेख और उसके साथियों को जमानत नहीं मिली थी और इस बात से अरविंद, आरती और उनका पूरा परिवार बुरी तरीके से झल्लाया हुआ था। अविनाश के घर पर ही अरविंद भी आए हुए थे। हालांकि उनकी अम्मा और वाइफ नहीं आई थी, पर दोनों भाई बहन मिलकर बातें कर रहे थे। उन्हें इस बात का नहीं पता था कि अथर्व अपने कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा है। इस समय पर अविनाश घर में नहीं थे, ये लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं। आरती सोचा नहीं था कि इस आदर्शनी में इतनी ताकत होगी कि यह इस तरह से मुकाबला कर पाएगी। अरविंद बोले, ठीक है भैया, अगर मुकाबला कर रही है तो फिर से कुचल देंगे जैसे पिछली बार कुचला था, और हाँ, और हार तो उन्हें माननी ही पड़ेगी। आरती गुस्से से बोली, हाँ, और इस बार ऐसा बर्बाद करेंगे कि उठ नहीं पाएगी, उसे तो 2 मिनट में घुटनों पर ला दूं। वकील को बोल, पुरानी बातें खोलकर, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुरानी बातें उठेगी तो कई बातें सामने आ जाएंगी। हाँ, तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। जितनी बातें खुलेगी, जितनी बातें सामने आएंगी, बदनामी और बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ आदर्शनी की होगी, हम लोगों की नहीं, क्योंकि वो तब भी अविनाश की बीवी साबित नहीं हुई थी और आज भी वो गलत साबित होगी। आरती ने गुस्से से कहा, ठीक है, तो फिर मैं अपने वकील से बात करता हूँ। अब अगली सुनवाई में भले कटघरे में आलेख होगा, पर साथ ही साथ इल्जाम आदर्शनी पर होंगे और इस बार आदर्शनी को उन सवालों के जवाब देने होंगे जिनके जवाब उसके पास नहीं है। अरविंद के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। आरती भी मुस्कुरा उठी अरविंद की बात सुन। देखते हैं कब तक खड़ी रहती है खुद के दामन पर कीचड़ उछलते देखकर।
अरविंद ने कहा और फिर अपने वकील से मिलने के लिए वहां से निकल गए। अच्छी खासी सुकून की जिंदगी जी रही थी तुम आदर्शनी, पर तुम्हें भी चैन नहीं है। अब तुमने जब हमको छेड़ ही दिया है तो अब तुम भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अब वही सवाल फिर से उठाए जाएंगे जो कि सालों पहले उठाए गए थे। और अब तुम्हारा जीना मुश्किल ना कर दिया तो मेरा नाम भी आरती नहीं, और आलेख तो रिहा होगा ही होगा, साथ के साथ तुम्हारा अस्तित्व भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आरती ने बोली, भूल कर रही हो तुम आरती, उसका अस्तित्व तुम तब भी नहीं मिटा सकी थी और अब भी नहीं मिटा पाओगी। और सुकून की जिंदगी तुम और तुम्हारा परिवार जी रहा था, पर उसे छेड़ तुमने खुद अपनी बर्बादी को आमंत्रित किया है। भूलो मत, मेरी पहली पत्नी वो थी और हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन आप मेरा साथ देंगे और किसी से नहीं कहेंगे कि वो आपकी पत्नी थी। और अगर उसके पास कुछ ऐसा होता जिससे वो खुद को साबित कर पाती तो तब ही कर देती। आरती भन्ना उठी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अविनाश बोले और चले गए। वही छिपकर सब सुन रहे अथर्व ने गहरी सांस ली और फिर धीमे से अपने कमरे में वापस चला गया। आरती को इस बात की खबर नहीं हो पाई कि अथर्व ने उसकी और अरविंद की सारी बातें सुन ली है। तो मित्रों, अगला भाग जल्दी ही